हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए हम बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टा को, ठीक है। तो देखिए अब देखिए कि पादप कोशिका, ठीक है। इस पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति, इसमें एक कोशिका भित्ति बाहरी आवरण है जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये अंदर का है जो रिक्तिका होती है, ठीक है। तो देखिए कोशिका भित्ति यह केवल पादपों में ही पाई जाती है, न कि जंतुओं में, ठीक है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। यह कठोर एवं मृत होती है जिसके कारण पौधा मजबूत होता है, ठीक है। और रिक्तिका है, इसके कारण पादप कोशिका को बढ़ा हुआ आकार दिखाई देता है, ठीक है। अब है लवक या प्लास्टिड है, ठीक है। यह भी केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। तो हम इसका थोड़ी देर के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका कलर लेते हैं ब्लू, ठीक है, थोड़ा। तो ये देखिए पादप उत्तक, ठीक है। तो पादप उत्तक देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्दी, ठीक है, एक तो वर्दी उत्तक, ठीक है, और दूसरा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के भी 2 भाग होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? मृदु उत्तक जिसे पेरेन्काइमा, स्थल उत्तक कोलेन्काइमा और दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जटिल उत्तक जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये वर्दी उत्तक या विभजित उत्तक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? शीर्ष उत्तक, अंतर्वेशीय उत्तक और पार्श्व उत्तक, ठीक है। जैसा कि पेड़ है तो पेड़ के ऊपर की चोटी पे पाया जाएगा शीर्षस्थ उत्तक, ठीक है। और पेड़ के मध्य में पाया जाएगा, मतलब पौधे में होने वाली लगातार वृद्धि का, ठीक है। और टहनी वाले भाग को वापस विकसित करने के लिए, ठीक है। और पार्श्व उत्तक है जो जड़ व तनों में मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सरल उत्तक एक समान कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जबकि जटिल उत्तक अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पहला है मृदु उत्तक। यह जड़, तना, पत्ती, फूल आदि कोमल अंगों को विकसित करता है। इसमें हरितलवक व वर्णी हरितलवक पाए जाते हैं, ठीक है। स्थूल उत्तक देखिए, यह तने की मोटाई को प्रदान करता है, जैसे नारियल के ऊपर का भाग, ठीक है। नारियल के ऊपर का भाग है जो स्थूल उत्तक का बना होता है, ठीक है। जटिल उत्तक या संवहनी उत्तक, तो ये होता है जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार का, ठीक है। तो इसमें देखिए यह जड़ों में पाया जाता है। यह पौधों में जल व खनिज लवण की पूर्ति करता है, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने भोजन को संपूर्ण पौधों के भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। पादप हार्मोन देखिए, पौधों का नियंत्रण हार्मोन को कहा जाता है, ठीक है। पौधों में मुख्यतः 7 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से 5 हार्मोन अति आवश्यक है। अब ये 7 हार्मोन कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला है ऑक्सिन हार्मोन, इसे खोज डार्विन ने की थी। पौधे में वृद्धि एवं विकास का काम करता है, ठीक है। इसे IAA के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है जिब्रेलिन हार्मोन, इसकी खोज कुनुसोवा ने की थी, ठीक है। यह पौधे के तने को मोटाई व वृद्धि में सहायता करता है। इसे GAC के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीसरा है साइटोकाइन हार्मोन, ठीक है। इसके खोजकर्ता मिलर है, ठीक है। तो साइटोकाइन का खोजकर्ता कौन है? मिलर है, ठीक है। यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है और एक निश्चित समय के बाद पौधे की वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करने
करके पौधे की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, अब इथाइलिन हार्मोन, ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके वर्ग खोज करता है। ठीक है, यह गैस के रूप में पाया जाता है जो फलों को पकाने का कार्य करता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का काम एसिटिलीन गैस का होता है। ठीक है, अब एब्सिस हार्मोन, इसके खोजकर्ता कौन है, इसको तो एडिकोट इसकी खोज करता है। ठीक है, यह हार्मोन गर्मियों में पत्तों को गिराने का कार्य करता है। यह अम्ल निकालता है और इसे ABA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एब्सिसिक हार्मोन। ठीक है, छठे नंबर का है फ्लोरीजेंस हार्मोन। यह हार्मोन फूलों को खिलाने में मदद करता है। ठीक है, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन टूटे हुए भाग को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए एक विशेष बात, अगर इन पादप हार्मोन को किसी अन्य फलों पर छिड़क दिया जाए तो उनमें बीज उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, पौधे स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक बार, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C6O2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश में हरित लवक का निर्माण करती है, मतलब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ये तो ग्लूकोज का सूत्र हो गया, और 6 ऑक्सीजन के अणु अलग। ठीक है, जीवनदायिनी गैस बोलते हैं इसको, 6O2 को। ठीक है, तो यह वृद्धि व विकास के लिए फूलों के लिए संचित रहते हैं। ठीक है, जैसे पत्तियों में सहायक सिराएं होते हैं, इसमें पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, जड़ों के अंदर जाइलम उत्तक पाया जाता है। ठीक है, O2 का निर्माण जल से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण। ठीक है, अब देखिए पौधे अपने भोजन हरे भागों से बनाते हैं क्योंकि यहाँ हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है जो वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, इसलिए हरित लवक को पौधों का कोशिका रसोई घर कहते हैं। ठीक है, हरित लवक में मुख्य तत्व मैग्नीशियम होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल 1% सूर्य के प्रकाश को आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब सूर्य के कुल प्रकाश का 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल रात के समय चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं जिससे उपचयन मतलब एम्बोलिक की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका C6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं। ठीक है, लाल व नीले रंग में प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। ठीक है, हरे प्रकाश में सबसे कम होती है। ठीक है, अब इस दुनिया में पेड़ पौधों का केवल 10% प्रकाश संश्लेषण करते हैं जबकि 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये देखिए पादपकारिता में देखिए पौधों का बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है जैसा कि जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये भाग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं जड़। ठीक है, जड़ 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, मूसला जड़। ठीक है, अधिपाद जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो मूसला जड़ें में कौन कौन सी हैं, तो तुर्क जड़, शंकु जड़, कुंभी जड़ और वायवीय जड़ और गंथरी जड़। ठीक है, और अधिपाद होते हैं किसी और के सहारे बढ़ती हुई जिसे परजीवी, जैसे कि अमरबेल। ठीक है, और अपस्थानिक जड़ें होती है पौधों के ऊपरी भाग में से निकले हुए जड़ें आ जाए, जैसा कि बरगद के पेड़ में और गन्ने में। ठीक है, जैसा कि देखिए ये बीज है। ठीक है, ये बीज है, नीचे एक साइड जड़ निकलती है और ऊपर परांकुर निकलता है। ठीक है, जैसे जड़ ये जमीन में होती है, ये जमीन है तो इससे नीचे जड़ होती है। ठीक है, तो ये पानी को ले जाने का काम करती हैं जड़ें। ठीक है, और इसमें पाई जाती है कैप, मिट्टी को खोदने का कार्य करती है। नीचे की कैप है वो मिट्टी को खोदने की कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए
मूसला जड़ें, ये भी देखिए तुर्क जड़ें, शंकु जड़ें और कुंभी जड़, ग्रंथिल जड़ और वायव्य जड़, ठीक है, ये इतनी जड़ पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए ये है मूली का पेड़, ठीक है, तो ये तुर्क, इस मूली के पेड़ को तुर्क जड़ कहते हैं, गाजर के पेड़ को शंकु जड़ कहते हैं, शंकु की तरह दिखाते हैं। ये कुंभ की जड़ सकल सलगम या चकुंदर की जड़ें कुंभी जड़ कहलाती है, ठीक है। दाल की जड़ें हैं जिसमें राइजोबियम पाए जाते हैं, ठीक है, ये ग्रंथिल जड़ कहलाती हैं। और दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे मैंग्रोव जड़ में मटर और चना शामिल है, ये वायव्य जड़ें कहलाती है, ठीक है। तो देखिए पहला है तना या स्टेम, ठीक है, पौधों को मजबूती प्रदान करने के लिए तना होता है, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवीय तना और तीसरा वायवीय तना, ठीक है। तो देखिए आलू, प्याज और लहसुन भूमिगत तने होते हैं, ठीक है, और घास, धूप और जलकुंभी है अर्धवायवीय, ठीक है। नीम, जामुन, आम है जो तने वाला जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। तो पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तना भी कंद तना, परकंद, धनकंद और सलकंद चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आलू या जमीकंद आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अदरक, हल्दी जैसे क्षैतिज रूप से जमीन में गति करते हैं, ठीक है। इसमें अरबी जो जमीन में ऊर्ध्वाधर रूप से गति करती है, ठीक है। इसमें आ जाएगा प्याज, लहसुन जो पत्ते के रूप में गति करते हैं, ठीक है। आलू ये कायिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करता है, जमीन में जो गोल गोल गति करते हैं ये, ठीक है। अब है पत्ती या लीफ, ठीक है, लीफ या पत्ती। देखिए पौधों का रसोई घर पत्ती को कहा जाता है, ठीक है। इस पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, इसी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। ये कटीले वृक्ष होते हैं जो नागफनी का होता है, इसके तने वाले भाग से ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए पौधों की कमी वाले क्षेत्र कीटवक्षी भी कहलाते हैं, जैसे गठपाणी और नैप्थलीन, ठीक है। अंदर आए हुए कीटों को अंदर ही पचा जाता है, ठीक है। अब फूल का स्ट्रक्चर देखो एक बार, ठीक है। तो देखिए पौधों का जनन अंग फूल होता है, ठीक है। फूल के चार भाग होते हैं, कौन कौन से? तो ये होता है बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग या पुंकेसर, जायंग या इस तरीके से। तो ये इधर का भाग होता है जो तो जाया वो पुरुष से पुंकेसर होता है, ठीक है। और ये इधर का भाग होता है जो स्त्री केसर होता है। यहाँ पुष्पासन होता है, ये होता है जो बाह्य दल होता है, ठीक है। तो देखिए पुंकेसर, ठीक है, इसमें परागकोश और परागकण होते हैं, ठीक है। ये तना होता है, ठीक है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र अंडाशय बीजांड होते हैं, ठीक है, जहाँ बीज का निर्माण होता है, ठीक है, और अंडाशय से फूल का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए पादप वर्गीकरण में देखिए अब आप ये थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा आते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, और टेरिडोफाइटा, और ठीक है, टेरिडोफाइटा में भी ट्रेकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, अनावर्ती बीजी और आवर्ती बीजी आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए थैलोफाइटा में पानी में थैलसनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, जैसे कि शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जल व पानी में पाई जाती है, जो कायिक पादप जगत का उभयचर कहलाता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में देखिए, टेरिडोफाइटा में देखिए बीज, तना नहीं पाया जाता है, जमीन पर फैलता है, इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, ठीक है। और अनावृत बीज में देखिए जिनमें बीज तो पाया जाता है लेकिन नग्न अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि चीड़ या सिंकोआ और साइकस वृक्ष, ठीक है। आवृत्ति बीज देखिए बीज पाए जाते हैं और खोल में ढके होते हैं, ठीक है, जैसे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जैसे मक्का, चावल और गेहूँ, ठीक है। द्विबीजपत्री में आते हैं चना, मटर, चिया या इमली के बीज या दालें, ठीक है।
अब देखिए थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इन पादपों में जड़ तना नहीं पाया जाता, भ्रूण का निर्माण भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ठीक है। भोजन संचय का कार्य होता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसकी गति फ्लैजिला होती है। कीचड़ में उगने वाले शैवाल कारा कहलाते हैं। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिया की वजह से होता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्लोरेला, इसमें जल O2 प्लस प्रोटीन होते हैं। तालाब का रेशम स्पाइरो गायरा शैवाल को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस, जो 10 mm लंबा होता है, 10 मीटर लंबा होता है। सबसे छोटा शैवाल एसिटाबुलेरिन शैवाल होता है, ठीक है। अब कवक या फंगी, ठीक है। तो देखिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है। ये PA माइकोलॉजी के द्वारा इसका खोज की गई। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। सबसे पहले दुनिया की प्रतिजैविक कवक से बनाई थी, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटाटम थी, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यीस्ट एक प्रकार का कवक है जो चीज़ों को सड़ने का काम करती है, जैसे जलेबी बनाते समय किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखिए लाइकेन, ठीक है। लाइकेन यह एक सहजीवी का उदाहरण है। जैसे कवक प्लस शैवाल का सहजीवन कौन है? तो ये लाइकेन है, ठीक है। ठीक है। नमी को पानी में बदलने का काम कवक का होता है और भोजन का निर्माण करना शैवाल का काम होता है, ठीक है। अब देखिए अर्नेस्ट हैक्कल 1894 में, रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1959 में और कार्ल वॉस ने 1977 में नामक जैव वैज्ञानिक ने सारे सजीवों का जगत या किंगडम नाम दिया, बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। व्हिटेकर का प्रस्तावित वर्गीकरण 5 जगत का है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये है, ठीक है। तो पहले देखिए मोनेरा, ठीक है। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक पाया जाता है, न कोशिकांग होता है, न ही उसमें शरीर बहुकोशिकीय होता है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति में होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने के या न होने के कारण आए परिवर्तनों में भिन्नता होती है। पोषक स्तर पर यह स्वयंपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जीवाणु, नील शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें एक कोश के यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया या फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वयंपोषी या विषमपोषी दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे एक कोश के शैवाल, टाइएटम, प्रोटोआ आदि, ठीक है। अब फंजाई या कवक, ठीक है। ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट या मशरूम, ठीक है। कवकों की कुछ मुख्य प्रजातियां नील शैवाल के साथ स्थायी अंतरण बनाने के हैं, जिसे सहजीवी कहते हैं, ठीक है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छाल पर बनी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब चौथा है प्लांटी, ठीक है। इन वर्गों में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इन वर्गों में सभी पौधों को रखा गया है, ठीक है। और अब है
एनिमेलिया, ठीक है। इन वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इन वर्गों के जीव को विषम कोशिका कहते हैं। अब है जिम्नोस्पर्म, मतलब नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे कि पाइनस और साइकस, ठीक है। एंजियोस्पर्म, फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, आम, मूंगफली, खजूर आदि, ठीक है।